हेलो दोस्तों, आज की हमारी कहानी है स्वामिनी। एक स्त्री के मनोभावों की कहानी जो पति के मर जाने के बाद कैसे अपना जीवन गुजारती है। शिवदास ने भंडारे की चाबी अपनी बहू राम प्यारी के सामने डाला और बूढ़ी आंखों में आंसू भरकर बोला, बहू, आज से गृहस्थी का सारा देखभाल तुम्हारे ऊपर है। मेरा सुख तो भगवान से देखा नहीं गया, नहीं तो क्या जवान बेटे को यूं छीन लेते। उसका काम करने वाला कोई तो चाहिए। मेरे ही कुकर्म से भगवान का यह कोप आया है। मैं ही अपने माथे लूंगा। अब बिरजू का हल मैं ही संभालूंगा। लेकिन घर पर देख रेख करने वाला कोई चाहिए ना, और तुम्हारे सिवा कोई है नहीं। रो मत बेटा, भगवान की जो इच्छा थी वो हुआ, और जो इच्छा होगी वही होगा। हमारा तुम्हारा क्या बस है, लेकिन मेरे जीते जी तुम्हें टेढ़ी आंख से कोई नहीं देख सकता। बिरजू गया तो क्या हुआ, मैं तो बैठा हूं। राम प्यारी और राम दुलारी दो सगी बहनें थीं। दोनों का विवाह मथुरा और बिरजू दो सगे भाइयों से हुआ। दोनों बहनें नहर की तरह ससुराल में भी प्रेम से और आनंद से रहती थीं। शिवदास को पेंशन मिली। दिन पर द्वार पर गपशप करते रहते और भरा पूरा परिवार देखकर प्रसन्न होते। अधिकतर तो धर्मचर्चा में ही लगे रहते। लेकिन भगवान की कही कौन टाले। बड़ा लड़का बीमार हुआ और आज मरे हुए उसे 15 दिन हो गए थे। आज क्रियाक्रम से फुर्सत मिली। शिवदास ने सच्चे कर्मवीर की भांति फिर से जीवन संग्राम के लिए कमर कस ली। उसने शायद सोचा था कि घर की स्वामिनी बनकर राम प्यारे के आंसू कम हो जाएंगे। कम से कम उसे इतना कठिन परिश्रम न करना पड़ेगा। इसलिए उसने भंडारे की चाबी बहू को दे दी। राम प्यारी ने पुलकित कंठ से कहा, यह कैसे हो सकता है दादा कि तुम मेहनत मजदूरी करो और मैं मालकिन बनकर बैठूं। काम धंधे में लगूंगी तो थोड़ा मन बहलेगा, नहीं तो रोने धोने के सिवाय और कुछ ना होगा मुझसे। शिवदास के बाहर चले जाने पर राम प्यारी ने चाबी उठाई तो उसके मन में एक अपूर्व गौरव और उत्तरदायित्व का अनुभव हुआ। घर बिल्कुल खाली था। इस वक्त वह निश्चिंत होकर भंडारे को खोल सकती है और उसमें देख सकती है क्या क्या सामान है। यह सब देखने के लिए उसका मन बहुत उत्साहित था। भंडारे में वो कभी आई न थी। जब भी किसी को कुछ लेना देना होता तो शिवदास आकर कोठरी को खोलता और फिर बंद कर चाबी अपने कमर में रख लेता। सारे घर के लिए यह कोठरी रहस्यमयी थी। उसके बारे में तरह तरह की कल्पनाएं होती। आज राम प्यारी को वह अवसर मिल गया इस रहस्य को जानने का। उसने बाहर का दरवाजा बंद किया कि कोई उसे भंडारे को खोलते देख न ले, नहीं तो सोचेगा कि पता नहीं इसने क्यों खोला। अंदर पांव रखा, लेकिन उसे इतना ज़्यादा आनंद हुआ जो कि उसे अपने गहने और कपड़े की बक्से खोलने में होता था। मटकों में गुड़, शक्कर, गेहूं, जौ आदि सब चीजें रखी हुई थीं। एक किनारे पर बड़े बड़े बर्तन रखे हुए थे। कोठरी में एक विभूति सी छाई हुई थी, मानो लक्ष्मी अज्ञात रूप से वहां विराजमान हो। राम प्यारी आधे घंटे तक बैठी बैठी अपनी आत्मा को तृप्त करती रही। जब कोठरी से बाहर निकली तो उसके मन के संस्कार ही बदल गए थे, मानो उस पर किसी ने जादू कर दिया हो। उसी समय दरवाजे पर किसी ने आवाज दी। उसने भंडारे का दरवाजा बंद किया और चली गई। कोई आया था। उसके जाते ही राम प्यारी शाम के लिए रसोई पानी का इंतजाम करने में लग गई। पहले उसे खाना बनाना पहाड़ जैसा काम लगता था। रसोई में जाना तो उसे सूली पर चढ़ने से कम न था। दोनों बहनें घंटों बहस करती। जब शिवदास आकर कहते रसोई नहीं बनेगी, तब दोनों में से एक उठती और मोटी मोटी रोटियां बनाकर रख देती।
आज से राम प्यारी तन मन धन से रसोई के प्रबंध में लगी हुई है। अब वह घर की स्वामिनी है। थोड़ी देर बाद उसने बाहर निकलकर देखा कि कितना कचरा जमा पड़ा है। पता नहीं ये बुढ़ऊ कुछ करते भी हैं या नहीं। घर का दरवाजा तो ऐसा साफ सुथरा होना चाहिए कि आदमी का मन प्रसन्न हो जाए, तभी तो लक्ष्मी आएगी। इस तरह कई महीने बीत गए। प्यारी के अधिकार में आते ही जैसे उस घर में बसंत आ गया हो। भीतर बाहर जहाँ देखिए किसी कुशल प्रबंधक के हस्त कौशल, सुविचार और सुरुचि के ही चिन्ह दिखते थे। राम प्यारी ने ऐसी चाबी कस दी थी कि सभी पुर्जे ठीक ठाक चलने लगे थे। भोजन पहले से अच्छा मिलता है, समय पर मिलता है, दूध ज्यादा होता है, घी ज्यादा होता है। एक दिन सुबह का समय था। दुलारी ने अपने हाथों के कड़े लाकर राम प्यारी के सामने पटक दिए और गुस्से से बोली, लो इसे भी भंडारे में बंद कर दो। प्यारी ने कड़े उठा लिए और कोमल स्वर में पूछा, कह तो दिया कि हाथ में रुपए आने दे बनवा दूंगी, अभी घिसा तो नहीं है जो आज ही उतार के फेंक दिया। दुलारी जैसे लड़ने को तैयार होकर आई थी। तेरे हाथ में रुपए काहे को आएंगे, काहे को कड़े बनेंगे, तुम्हें तो जोड़ जोड़ के रखने में मजा आता है। प्यारी ने हंसकर जवाब दिया, हाँ जोड़ तोड़ कर रखती हूँ तो तेरे लिए ही, मेरा कौन बैठा हुआ है जो मैं उसके लिए रखूं। इसी तरह दोनों बहनों में बहस होती रही। घर के सब आदमी अपने अपने अवसर पर प्यारी को दो चार खरी खोटी सुना जाते और वह गरीब सबकी धौंस हंस हंस कर सहती। स्वामिनी का धर्म ही यही है, सबकी धौंस सुन ले और करे वही जिसमें घर का कल्याण हो। पूरे गांव में प्यारी की सराहना होती। अभी उम्र ही क्या है, लेकिन सारे घर को कैसे अच्छे से संभाले हुए है। चाहती तो सगाई करके चैन से रहती, लेकिन घर के पीछे अपने आप को मिटाए देती है। अब तो किसी से हंसती बोलती भी नहीं, जैसे काया पलट ही हो गई है। कई दिनों बाद दुलारी के कड़े भी बनकर आ गए। शाम हो गई थी। दुलारी और मथुरा बाजार से लौटे। प्यारी ने नए कड़े दुलारी को दिए। दुलारी तो खुशी के मारे फूली न समाई, चटपट कड़े पहने और दौड़ी हुई बरामदे में जाकर मथुरा को दिखाने लगी। इस तरह एक एक करके प्यारी के हाथ से गहने निकले जाते थे। वह चाहती थी कि मेरा घर गांव में सबसे संपन्न समझा जाए, लेकिन इस महत्वाकांक्षा का मूल्य देना पड़ा था। कभी घर की मरम्मत के लिए, कभी बैलों की नई जोड़ी खरीदने के लिए, कभी नातेदारों में व्यवहारों के लिए, तो कभी बीमारी की दवा दारू के लिए रुपए की जरूरत पड़ती ही रहती। बहुत कसर करने पर भी काम नहीं चलता, तो वो क्या करती, अपना कोई न कोई गहना निकाल देती। वो चाहती तो कितने ही खर्चों को टाल सकती थी, पर जहाँ इज्जत की बात आती थी वह दिल खोलकर खर्च करती। जब दुलारी को लड़का हुआ तो प्यारी ने धूमधाम से उसका जन्मोत्सव मनाने का निर्णय लिया। शिवदास ने विरोध किया, क्या फायदा, भगवान की दया से जब सगाई ब्याह के दिन आएंगे तब धूमधाम कर लेना। लेकिन प्यारी का हौसलों से भरा दिल क्यों मानता। बोली, कैसी बातें करते हो दादा, अगर पहले बार लड़के की धूमधाम ना हुई तो कब होगी। मन तो नहीं मानता। मैं तुमसे कुछ नहीं मांगती, अपना सारा इंतजाम मैं कर लूंगी। गहनों के माथे जाएगी और क्या। शिवदास ने चिंतित होकर कहा, इस तरह तो एक दिन धागा भी ना बचेगा। कितना समझाया,
बेटा, भाई भौजाई किसी के नहीं होते, अपने पास दो चीजें रहेंगी तो सब मुंह देखेंगे, नहीं तो कोई सीधी बात ना करेगा। खैर, धूमधाम से बेटे का जन्मोत्सव मनाया गया। बरई के दिन सारे बिरादरी का भोज हुआ। लोग खा पी कर चले गए। प्यारी दिन भर की थकी मांदी आंगन में एक टाट का टुकड़ा बिछाकर कमर सीधी करने लगी और थोड़ी देर में सो भी गई। कुछ दिनों बाद हुआ ये कि शिवदास भी मर गया और उधर दुलारी के 2 बच्चे और हुए। वह भी बच्चों के लालन पालन में व्यस्त रहने लगी। खेती का काम मजदूरों पर आ पड़ा। मथुरा मजदूर तो अच्छा था, लेकिन संचालक अच्छा ना था। उसे स्वतंत्र रूप से काम लेने का अवसर मिला ना था। उसे कुछ आता ही ना था। अब सब संभालने के लिए प्यारी को दिन में 2-4 चक्कर खेत के भी लगाने पड़ते। कहने को तो वो अब भी मालकिन थी, पर वास्तव में घर भर की सेविका थी। भोजन में भी किफायत करनी पड़ती। लड़कों को जितनी बार मांगे उतनी बार कुछ न कुछ खाने को चाहिए ही, और दुलारी को तो बच्चे ही हुए थे, उसे भी भोजन पूरा चाहिए। मथुरा घर का सरदार है, उसका अधिकार कौन छीने। और मजदूर भला क्यों रियायत करने लगे। सारी कसर बेचारी प्यारी पर ही निकलती। वही एक घर में फालतू चीज थी। अगर आधा पेट ही खाए तो किसी को क्या तकलीफ थी। 30 वर्ष की उम्र में ही उसके बाल पक गए थे, कमर झुक गई थी, आंखों की जोत भी धीरे धीरे कम हो गई थी, लेकिन वो खुश थी। स्वामित्व का गौरव इन सारे जख्मों पर मरहम का काम करता था। एक दिन मथुरा ने आकर प्यारी से कहा, भाभी, अब तो परदेश जाने का जी होता है। यहाँ की कमाई में तो बरकत ही नहीं। किसी तरह पेट की रोटियां चल जाती हैं, वो भी रोज होकर। कई आदमी शहर से आए हैं और वो कहते हैं कि वहाँ अच्छी कमाई हो जाती है। 4-5 साल भी रह गया तो बहुत माला माल हो जाऊंगा। दुलारी ने भी समर्थन किया। बोली, हाथ में 4 पैसे होंगे तो लड़कों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे। हमारी तो जैसे तैसे कट गई, और लड़कों को तो आदमी बनाना है। प्यारी ने आंखों में आंसू भरकर कहा, भैया, घर पर जब तक आधा मिले सारी के लिए नहीं भागना चाहिए। अगर मेरी ओर से कोई बात हो, कोई तकलीफ हो तो अपना घर बार अपने हाथ में लो। मुझे एक टुकड़ा दे देना रोटी का, पड़ी रहूंगी कहीं ना कहीं। मथुरा नरमी से बोला, भाभी, तुम ये क्या कहती हो। तुम्हारे ही संभाले अब तक यह घर चला है, नहीं तो पता नहीं हमारा क्या होता। इस गृहस्थी के पीछे तुमने अपने आप को मिट्टी में मिला दिया, सारी देह घुला डाली। मैं अंधा नहीं हूँ, सब समझता हूँ। हम लोग को जाने दो। भगवान ने चाहा तो घर फिर संभल जाएगा। हम तुम्हारे लिए बराबर खर्च बरच भेजते रहेंगे। प्यारी ने कहा, ऐसा ही है तो तुम चले जाओ, बाल बच्चों को कहाँ कहाँ लेके फिरोगे। दुलारी बोली, यह कैसे हो सकता है बहन। यहाँ देहात में, गांव में लड़के क्या पढ़ाई लिखाई करेंगे, और बच्चों के बिना इनका मन भी नहीं लगेगा। दौड़ दौड़ कर घर आएंगे और सारी कमाई इधर उधर खर्च हो जाएगी। दुलारी और मथुरा में से किसी ने उसकी बात नहीं मानी। उसने बहुत विनती की, बहुत समझाया, पर किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ा। जाने के एक दिन पहले ही राम प्यारी ने रात भर जाग जाग कर तरह तरह की पकवान बनाए, पूरियां बनाई, हलवे बनाए और भी जाने क्या क्या। आज इस अवसर पर उसका दिल बैठा जाता था। बचपन से ही दोनों बहनें साथ रहीं,
साथ खेली, यहाँ तक कि विवाह भी एक ही घर में हुआ। अब यह उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वह देखती थी मथुरा प्रसन्न है, बच्चे भी यात्रा के आनंद में खाना पीना तक भूल गए हैं। तो उसके जी में आता कि वह भी इसी तरह बेफिक्र रहे, मोह और ममता को पैरों से कुचल डाले। लेकिन वह ममता के जिस खाद्य को खाकर पली बढ़ी थी, उसे अपने सामने से हटाए जाते देखकर मन उसका बहुत खराब हो जाता था। दुलारी तो इस तरह निश्चिंत होकर बैठी थी मानो मेला देखने जा रही है। सुबह के 10 बजते बजते दरवाजे पर बैलगाड़ी आ गई। लड़के पहले से ही उस पर जाकर बैठे। गांव के कितने स्त्री पुरुष मिलने आए। प्यारी को उनका आना अच्छा नहीं लग रहा था। वह दुलारी से थोड़ी देर एकांत में मिलकर गले रोना चाहती थी। मथुरा से हाथ जोड़कर कहना चाहती थी, मेरी भी खबर लेते रहना, तुम्हारे सिवा संसार में है ही कौन। लेकिन इन सब बातों में उसको टाइम ही ना मिला। वो गांव से चले गए। कई दिन तक प्यारी मूर्छित सी पड़ी रही। न घर से बाहर निकली, न चूल्हा जलाया, न हाथ मुंह धोया। उसका हलवाहा जोखू बार बार आकर कहता, मालकिन उठो, हाथ मुंह धो, कुछ खाओ पियो, कब तक इस तरह पड़ी रहोगी। इसी तरह की तसल्ली गांव की और भी स्त्रियां देती। लेकिन वह कुछ सुनना ही ना चाहती थी। जोखू के स्वर में थोड़ी सच्ची सहानुभूति झलकती थी। हालांकि जोखू कामचोर, बातूनी और नशेबाज था। प्यारी उसे बराबर डांटती भी रहती थी, 2-4 बार उसे निकाल भी चुकी थी। लेकिन मथुरा के कहने पर फिर से रख लिया था। लेकिन आज उसे जोखू की बातों से गुस्सा नहीं आ रहा था। वो उसकी बातें सुनना ही चाहती थी। उसकी सहानुभूति आज उसे बहुत अच्छी लग रही थी। धीरे धीरे निराशा का वेग कम हुआ और जीवन के सारे काम फिर से होने लगे। अब तो खेती का सारा भार प्यारी पर था। घर में कोई विशेष काम था नहीं तो प्यारी सारे दिन खेती में ही लगी रहती। खरबूजे लगाए थे, खूब फले और खूब बिके। पहले सारा दूध घर में ही खर्च हो जाता था, अब बचने लगा और बिकने भी लगा। प्यारी के रहन सहन में भी बहुत एक अंतर आ गया था, एक अनोखा परिवर्तन आ गया था। अब वह पहले से साफ सुथरे कपड़े पहनती, अच्छे से सजती संवरती, अपने लिए गहने भी कर लिए थोड़े और खाने पीने का भी ध्यान रखने लगे। सागर पहले खेतों को सींचकर खुद खाली हो जाता था। अब उसके निकासी की नालियां बंद हो गई थीं, तो सागर में पानी भी जमा होने लगा और उसमें हल्की हल्की लहरें भी थीं, खिले हुए कमल भी थे। जोखू अब कुछ दिनों से काम में मन लगाने लगा था। जब तक मालिक उसके सिर पर सवार रहते, वो इधर उधर बहाने करता। लेकिन अब सब जिम्मेदारी उसके ऊपर थी, तो वह समझदारी से काम करने लगा था। प्यारी ने लोटे का पानी हाथ में रखते हुए कहा, अच्छा लो, हाथ मुंह धो लो। आदमी जान रखकर काम करता है, हाय हाय करने से नहीं होता कुछ। खेत आज ना होते कल हो जाते, इतनी क्या जल्दी थी। जोखू ने समझा कि प्यारी नाराज हो रही है, चिढ़कर बोला, मालकिन तुम तो दाएं बाएं दोनों ओर चलती हो, जो बात समझती नहीं हो वो बोलती ही क्यों हो। कल से ऊंचे वाले पेड़ सूख रहे हैं, खेत सूख रहे हैं। आज बड़ी मुश्किल से कुआं खाली था, सवेरे नहीं पहुंचता तो कोई और आके ले लेता। फिर 1 हफ्ते तक राह देखनी पड़ती और तब तक तो सारी ऊख खराब हो जाती। प्यारी उसकी सरलता पर हंसने लगी, बोली, अरे मैं तुम्हें थोड़ी कुछ कह रही हूँ पागल,
मैं तो ये कह रही हूँ कि अपना जी जान देख के काम करो। बीमार पड़ गए तो लेने के देने पड़ जाएंगे। जोखू बोला, अरे बीमार कौन पड़ जाएगा? कभी 20 साल में सर तो दुखा नहीं, आगे की नहीं जानता। कहो तो रात भर काम करता रहूं, फिर भी न थकूं। प्यारी को उसके निष्कपट व्यवहार ने मुग्ध कर दिया। बोली, अब इतनी रात घर जाके चूल्हा जलाओगे? कोई सगाई क्यों नहीं कर लेते? जोखू ने मुंह धोते हुए बोला, तुम भी खूब कहती हो मालकिन, अपने पेट भरने को तो होता नहीं, सगाई और कर लूं। 1.25 सेर खाता हूँ, पूरा 1 जून 1.25 सेर। प्यारी बोली, अच्छा आज मेरी रसोई सिखाओ तो देखूं कितना खाते हो। जोखू ने हंसते हुए कहा, नहीं मालकिन, तुम बनाते हुए थक जाओगी। हाँ, आधा सेर की 2 रोटी बना दो तो खा लूं। जोखू और प्यारी में ठनी हुई थी। प्यारी ने कहा, मैं कहती हूँ धान रोपने की कोई जरूरत नहीं। कभी बारिश हो जाए तो खेत डूब जाए, बारिश बंद हो जाए तो खेत सूख जाए। ज्वार, बाजरा, सन, अरहर ये सब तो हैं। धान नहीं हुआ तो क्या हुआ? जोखू बोला, जो होगा देखा जाएगा, सबका डूबेगा तो मेरा भी डूबेगा। प्यारी ने उसके कंधे से फावड़ा ले लिया। बोली, तुम रात भर खेत में रहोगे तो अकेले मेरा मन उबेगा। जोखू को उबने का तो कुछ अनुभव था नहीं। बोला, कोई काम ना हो तो आदमी सो जाएगा, जी क्यों उबे? तुम भी सो जाना। प्यारी ने हार कर कहा, अच्छा बाबा, कल से जाना, आज तो बैठो। जोखू ने मानो बंधन में पड़कर कहा, अच्छा लो बैठ गया, क्या बोलती हो? प्यारी ने हंसते हुए कहा, कहना क्या है, मैं तुमसे पूछ रही हूँ सगाई क्यों नहीं कर लेते? कब तक अकेले जियोगे? अब 1 से 2 हो जाओ तो अच्छा है। जोखू शर्माता हुआ बोला, तुमने फिर वही बात की बेबात छेड़ दी मालकिन, किससे सगाई कर लूं? और ऐसी औरत लेकर क्या करूंगा जो सारे दिन गहनों के लिए मेरी जान खाए? प्यारी, यह तो तुमने बड़ी कर्री शर्त लगाई। ऐसी औरत कहाँ मिलेगी जो गहने भी ना चाहे? जोखू, मैं यह थोड़ी कहता हूँ कि गहने ना चाहे, पर मेरी जान न खाए बस। प्यारी शर्मा के बोली, अच्छा और क्या चाहते हो? जोखू, अब मैं कहने लगूंगा तो बिगड़ जाओगी। प्यारी ने आंखों में लज्जा भरकर बोला, इसमें बिगड़ने की बात होगी तो बिगड़ूंगी। जोखू, तो मैं ना कहूंगा। प्यारी ने उसे धक्का देते हुए बोला, कहोगे कैसे नहीं, मैं कहला के छोड़ूंगी। जोखू, मैं चाहता हूँ वह तुम्हारे जैसी हो, ऐसी ही गंभीर, ऐसी ही बातचीत में निपुण, अच्छा ही पकाती हो, तुम्हारी जैसी किफायती हो, ऐसे ही हंसमुख हो। बस ऐसी औरत मिलेगी तो करूँगा, नहीं तो नहीं करूँगा। प्यारी का मुख लज्जा से आरक्त हो गया। उसने पीछे हटकर कहा, तुम बड़े नटखट हो, हंसी हंसी में सब कुछ कह गए। बस दोस्तों, इतनी ही थी हमारी कहानी।